अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पास पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। स्टरलाइजेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए या किसी सरफेस से रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी हम इंपॉर्टेंस देखें तो ये क्या करता है, फर्स्ट में क्या है, स्टरलाइजेशन जो है वो एलिमिनेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दूसरा ये कंटेमिनेशन से बचाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हम अपरेटस वगैरह यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ये एसेप्टिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जितने भी हम वेसल्स, मीडिया, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं टिश्यूज़ और एक्सप्लांट वगैरह को हैंडलिंग के लिए, तो ये उनकी भी सरफेस को स्टरलाइज रखता है, ठीक है। तो इसलिए स्टरलाइजेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में, बैक्टीरिया वगैरह और कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए और एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो यूज़ किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में वो है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड सल्फर। ये बेसिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस एंड जाइगोटिक एम्ब्रियोजेंसिस। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस और इनका दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस की बात करें तो ये स्पोरोफाइटिक सेल से होती है, ठीक है, लेकिन जाइगोटिक एम्ब्रियोजेंसिस फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट से होती है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस में सीड कोट नहीं होता, बट जाइगोटिक में सीड कोट प्रेजेंट होता है। और सोमैटिक एम्ब्रियोजेंसिस में सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है, एक एम्ब्रियो से स्टार्ट होती है, लेकिन एक एम्ब्रियो बनाती है, लेकिन जो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेंसिस है वो सीड प्रोड्यूस करती है। सोमैटिक में जो प्लांटलेट्स होती हैं ये वीकर्स होती हैं, और अगर हम जाइगोटिक में बात करें तो उनमें हेल्दी होती हैं। सोमैटिक में जो प्लांट बनता है सेम मदर की तरह होता है, मदर प्लांट की तरह, लेकिन जाइगोटिक में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। अगर सोमैटिक की बात करें तो इसमें प्रोपागेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जाइगोटिक में प्रोपागेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। प्रोपागेशन हम क्यों कर रहे होते हैं, बेसिकली एक जैसी कॉपीज़ को तैयार करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक जैसी कॉपीज़ बन जाती है जब प्रोपागेशन करवाते हैं। तो सोमैटिक बेसिकली स्पोर्स वगैरह से बन रहे होते हैं, स्पोर उसमें होते हैं, लेकिन जाइगोटिक में हम फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट को यूज़ करते हुए एम्ब्रियोजेंसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रोल ऑफ हार्मोन इन कैलस कल्चर। तो हम यहाँ बेसिक दो हार्मोन्स की बात करने वाले हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ना, जो ये प्लांट के बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ में कैलस को इंड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो इंटरमीडिएट रेशो होती है ना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की, ये बेसिकली प्रमोट कर रही होती है कैलस इंडक्शन को। अगर हम ऑक्सिन की रेशो हाई रखते हैं, साइटोकाइनिन की लो रखते हैं, तो ये रूट को इंड्यूस करवाएगा। अगर हम इसके उलट कर देते हैं, साइटोकाइनिन की रेशो को ज़्यादा कर देते हैं, ऑक्सिन की रेशो को कम कर देते हैं, तो ये शूट को इंड्यूस करवाएगा। इससे शूट रीजनरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस रखते हैं दोनों हार्मोन्स को, तो इससे क्या होगा, हम डिटरमाइन करते सकते हैं रेट ऑफ डिफरेंशिएशन को। इन दोनों हार्मोन्स के अलावा और भी हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं कैलस कल्चर में, और भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम ब्रासिकोस्टेरॉइड की और एब्सिसिक एसिड की, ये दोनों भी कैलस को इंड्यूस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है, राइट डाउन मेन स्टेप्स इन्वॉल्व टू रेज सेल सस्पेंशन कल्चर। तो बेसिकली 4 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, हमने सेल को ग्रो करना होता है, या हम कैलस मीडियम जो है वो बनाते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं कैलस को किसी लिक्विड मीडियम पे, जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम है उस पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, एगिटेशन करनी है कैलस की रोटेटरी शेकर को यूज़ करते हुए। और स्टेप 4 में हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करनी है, और फिर हमने सेपरेशन कर लेनी है सेल्स की। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो सेल सस्पेंशन कल्चर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में कैसे इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है हमें इस काबिल बनाती है कि हम सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स वगैरह को किसी भी प्लांट बॉडी से आइसोलेट करके उनकी स्टडी को कर सकें इसके अलावा हम एसेप्टिकली उसको ग्रो करवा सकें सूटेबल आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस है इसमें ग्रोथ मीडियम या फिर कल्चर सोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसे हम यूज़ कर रहे होते हैं
प्लांट को ग्रो करने के लिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन्स कौन से ऐसे हैं जो इस प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। तो हम जो कल्चर सोल्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे जिससे इजीली उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, और हम उसको स्टडी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एगर इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। एगर क्या होता है, एक सोल्डिफाइंग एजेंट होता है, जेल लाइक, अगर हम इसको मेल्ट कर दें तो ये जेल लाइक बन जाता है, ठीक है। और तकरीबन इसका जो टेम्परेचर है वो 42 पे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर 42 से अबव कर दें लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ये सोल्डिफाइड मीडिया है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। एगर को हम किसी भी कल्चर के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एगर के हवाले से, जो एगर है ना ये प्योर होता है, तो इसकी प्योरिटी होती है, दूसरी इसकी कॉस्ट जो है वो भी कम होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो जेलिंग एजेंट एगर जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिसर्च वर्क के लिए या फिर प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए। तो ये वो इंपॉर्टेंस है जिनकी वजह से एगर को हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिपेयर पैथोजन फ्री प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर मीन्स। तो टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है पैथोजन फ्री प्लांट्स को, ठीक है। तो इसके जो मेजर स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। 6 स्टेप में ये होगा। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल को हमने विट्रो कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो शूट टिप है उसको सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद उसकी क्रायोथेरेपी करवाएंगे एंड देन हमने क्या करना है, हमारे पास पोस्ट कल्चर बन जाएगा प्लांट की रीजनरेशन के लिए। देन हमने इंडेक्सिंग करनी है पैथोजन की, जो रीजनरेटेड प्लांट्स हैं उनमें जो क्रायोथेरेपी से अफेक्टेड होगी, ठीक है। सो इस तरह इन 5 स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर लेंगे पैथोजन फ्री न्यूक्लियस के स्टॉक को। एंड इन 6 स्टेप को यूज़ करते हुए हम पैथोजन फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पैथोजन फ्री प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये इसका क्या बेनिफिट होगा कि ये जो डिसीज़ है प्लांट्स की उसको ओवरकम कर देगा। इसके अलावा जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको ये ज़्यादा कर देगा। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुए पैथोजन फ्री प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो हमने 2 एडवांटेजेस बताने हैं, यहाँ पे मैंने 3 बता दिए हैं, कभी कभार एक आधा भूल भी जाता है। तो फर्स्ट वन जो है, ये क्विकली मेच्योर प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो एग्जैक्ट कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं हमें जो डिसाइड प्लांट है उसकी, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, गुड फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, फ्रूट गुड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो दूसरी डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं वो भी गुड होती हैं इसमें। 3 में देखें तो हम बहुत से मल्टीपल प्लांट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं सीड और जो दूसरे नेसेसरी पोलिनेटर्स हैं उनकी एब्सेंस में भी। लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड कल्चर एक हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल है म्यूटेशन की इंडक्शन के लिए, उसके अलावा म्यूटेशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखें तो ये जो मेथड है इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं उनके मास्किंग इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैप्लॉइड कल्चर्स के और भी यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, अनमास्किंग कर सकता है जो रिसेसिव जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में एक होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट को कम्प्लीटली प्रोड्यूस करवा सकता है, जीन मैप को इस्टेब्लिश कर सकता है, सोमैटिक हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करवा सकता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से। तो ये हैप्लॉइड कल्चर्स के इम्पोर्टेंस होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बताया जाएगा।